आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ रहे थे। हमने समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिया था। मैं एक बार से समीकरण नंबर 1 को दोबारा लिख रहा हूँ। हमारा टॉपिक था धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। समीकरण नंबर 1 में दोबारा लिख रहा हूँ। हमने यहाँ पर पढ़ा था Ni बराबर Gi बटा A e की घात बीटा EI प्लस 1। समीकरण नंबर 1 हम ये मान लेते हैं कि माना कैपिटल A का मान है e की घात माइनस EF बटा KT। EF क्या है? फर्मी ऊर्जा। समीकरण नंबर 2 यहाँ EF फर्मी ऊर्जा स्तर है। अतः Ni का मान क्या होगा? 1/2 से Gi बटा A की जगह हम ये लिखेंगे और E की घात पहले से ये है तो E की घात हो जाएगी EI माइनस EF बटा KT प्लस 1। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। परम शून्य ताप पर क्या होगा भाई? परम शून्य ताप पर इस आधार पर हमारे पास केस फर्स्ट और केस सेकंड बनेंगे। केस फर्स्ट इस प्रकार बनेगा, एट T बराबर 0 केल्विन पर परम शून्य ताप पर और EI का मान है वो EF से ज़्यादा है, यानी EI का मान EF से ज़्यादा है। T बराबर 0 केल्विन पर Ni का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। Gi बटा E की घात इनफाइनाइट प्लस 1 बराबर 0। T बराबर 0 देखिए यहाँ पर रखिए। T बराबर 0 अगर रखेंगे, ये देखिए EI का मान EF से ज़्यादा है, यानी ऊपर देखिए इस बट्टे से ऊपर की राशि ये धनात्मक है और धनात्मक राशि में 0 का भाग लग रहा है। E का मान अनंत आएगा। E का मान अनंत आएगा। E की घात अनंत का मान कितना होता है? अनंत। अनंत में 1 जोड़ेंगे तो अनंत। अनंत का अगर Gi में भाग देंगे तो 0। समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार हमारे पास केस सेकंड बनेगा कि टेम्परेचर तो 0 केल्विन है और EI का मान EF से कम है। EI का मान EF से कम है तो ये ऊपर वाली राशि क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। तो Ni का मान हमें प्राप्त होगा Gi बटा E की घात माइनस अनंत प्लस 1। E की घात माइनस अनंत का मान कितना होगा? देखिए E की घात अनंत का मान होता है अनंत होता है और E की घात माइनस अनंत यानी 1 बटा E की घात अनंत बराबर 1 बटा अनंत। 1 बटा अनंत का मान कितना होता है? 0, यानी ये E की घात नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस बराबर क्या होगा? 0। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें,
ई की घात अनंत का मान अनंत होता है, ई की घात माइनस अनंत का मान होता है 0। ये अगर 0 है गई, 0 में 1 जुड़ेगा तो उत्तर आएगा 1। 1 का GI में भाग देंगे तो GI का मान GI ही रहेगा। हमारे पास NI बराबर क्या होगा, GI। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। अतः प्रायिकता फलन क्या होगा, प्रायिकता फलन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है NI बटा GI। F का मान 0 प्राप्त होगा कब, जब एक तो ताप परम ताप है यानी T बराबर 0 केल्विन है और EI इज ग्रेटर देन है EF। दूसरा प्रायिकता फलन 1 कब प्राप्त होगा, जब T का मान 0 केल्विन है और EI इज लेस देन है EF। इसे हम एक चित्र में दर्शा सकते हैं भाई, जिसे चित्र में निम्न रूप से बताया गया है। देखिए ग्राफ नोट करें, ये यहाँ पर प्रायिकता फलन y एक्सिस पर f है, ये प्रायिकता फलन का मान 1 है, ये 0 है और ये EF का मान है यानी फर्मी ऊर्जा ये है, और ये बिंदु है EF का, ये यहाँ पर परास है EF का, और यहाँ पर देखिए T का मान 0 नहीं है, यहाँ पर T का मान 0 है। ये ग्राफ नोट करें, चित्र नोट करें। अब हम ग्राफ का निष्कर्ष लिखेंगे। देखिए यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि यदि ताप परम शून्य ताप से अधिक है तो प्रायिकता वितरण फलन कौन सा 1/e की घात EI माइनस EF बटा KT द्वारा दिया जाएगा। अगर ताप परम शून्य ताप से अधिक है तो वितरण फलन 1/e की घात EI माइनस EF बटा KT प्लस 1 द्वारा दिया जाएगा, तथा चालन में वे ही इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के समीप हो। इस आधार पर हम एक विमीय बॉक्स में इलेक्ट्रॉन के आइगन मान के सूत्र से भी हम फर्मी ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। आइए उक्त सिद्धांत से सिद्ध होता है कि यदि ताप परम शून्य से अधिक हो तो
यदि ताप परम शून्य से अधिक हो तो वितरण फलन वन अपॉन ई की घात ई आई माइनस ई एफ बटा के टी प्लस 1 द्वारा दिया जाएगा। तथा चालन में वे ही इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के समीप हो। एक्वियमीय बॉक्स में इलेक्ट्रॉन के आइगन मान के सूत्र से हम जानते हैं एक्वियमीय बॉक्स हमने पढ़ा है, उसमें आइगन मान का सूत्र होता है E बराबर पाई स्क्वायर n स्क्वायर h कट स्क्वायर बटा 2ml स्क्वायर। यहाँ पर L क्या है? बॉक्स की लंबाई है, और n क्या है? ऊर्जा स्तरों की संख्या है। यहाँ L बॉक्स की लंबाई है, n ऊर्जा स्तरों की संख्या है, देखिए E का मान क्या होगा? E का मान होगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 8 ml स्क्वायर। देखिए h कट का मान क्या होता है? h अपॉन 2 पाई होता है। h कट का मान क्या होता है? h अपॉन 2 पाई। h कट का स्क्वायर का मान होगा h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। ई का मान हमने रख दिया है। यहाँ से देखिए हमारे पास E का मान आएगा E बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 8 ml स्क्वायर। देखिए इसे हम इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। अब हम फर्मी ऊर्जा की गणना करेंगे, नोट करिए यहाँ तक। अब हम फर्मी ऊर्जा की गणना करेंगे। अतः फर्मी ऊर्जा
फर्मी ऊर्जा होगी EF से हम लिखेंगे फर्मी ऊर्जा को EF बराबर N/2 इसका स्क्वायर H²/8 ml²। सरल करेंगे EF बराबर N² H²/8 × 4 हो गए 32 ml²। समीकरण नंबर 7। यहाँ N क्या है? कणों की संख्या है। यहाँ N कणों की संख्या है। N क्या है? कणों की संख्या है। नोट करें। ये हमारा टॉपिक है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समाप्त हुआ है। एकविमीय बॉक्स के लिए हमने फर्मी ऊर्जा की गणना इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का प्रयोग करके किया है। यानी एकविमीय बॉक्स में फर्मी ऊर्जा निकालने का तात्पर्य ये है कि हमने धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करेंगे। हेडिंग लगाइए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कर्षणिका किसे कहते हैं? नोट करें। कर्षणिका पहली यूनिट से है ये। ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? एक कर्षणिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम से प्राप्त स्पेक्ट्रम की एक कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है प्लांक का सिद्धांत क्या है? प्लांक के सिद्धांत से विकिरण नियम की ये विकिरण नियम प्लांक का विकिरण नियम है से विकिरण नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। अगला प्रश्न नोट करें
प्लांक के विकिरण नियम से रेले व जीन का नियम प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न नोट करें। प्लांक के नियम से वीन का वितरण नियम प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न लिखिए। प्लांक के नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम प्राप्त कीजिए। नोट करें इन्हें। अगला प्रश्न है, पांचों प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करें। पहला प्रश्न है, कृष्णिका किसे कहते हैं? एक कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम की विवेचना कीजिए। कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी, सबसे पहली यूनिट हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा याद कीजिए। ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित 0 से इनफाइनाइट तक सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, कृष्णिका कहलाती है। हमने एक ग्राफ भी बनाया था कि एक कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम निम्न है, और दिए गए तापमान पर हमने ग्राफ के कुछ निष्कर्ष भी लिखे थे। उसके बाद हमने प्लांक का सिद्धांत पढ़ा था। प्लांक का सिद्धांत या प्लांक का नियम। प्लांक के सिद्धांत में हमने कुछ प्लांक की परिकल्पनाएं भी पढ़ी थी, और प्लांक के सिद्धांत से हमने प्लांक के विकिरण नियम को व्युत्पन्न किया था। प्लांक का विकिरण नियम प्राप्त करने के बाद प्लांक के विकिरण नियम को हमने निम्न आवृत्ति की सीमा में, उच्च आवृत्ति की सीमा में, ऐसे विशेष स्थितियों के लिए लागू करके हमने प्लांक के नियम से रेले व जीन का नियम, वीन का वितरण नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम आदि नियमों की हमने स्थापना की थी। उन सभी नियमों को हमें याद करना है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न नोट करें, प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 नोट करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण लिखिए। प्रश्न संख्या 7 आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अगला प्रश्न नोट करें। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत विवर्तन विधि से समझाइए। इसे एकल स्लिट विवर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न नोट करें। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सूक्ष्मदर्शी द्वारा व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न संख्या 10 हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत
ऊर्जा व समय के लिए स्थापित कीजिए। नोट करें प्रश्न 10 तक एक साथ। इसके बाद हम आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।